छूटे। हाँ ऐसी रंग दो महबूब इलाही, रंग ना ही छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे। रंगीले मोहे अपने ही रंग में रंग दे, रंगीले मोहे अपने ही रंग में। महबूबे इलाही मोहे अपने ही रंग में, महबूबे इलाही मोहे अपने ही रंग में, महबूबे इलाही मोहे अपने ही रंग में रंग दे। तू तो साहेब मेरा महबूब इलाही, 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 तू तो साहेब मेरा महबूब इलाही। जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई। मोरा जो बन गिरवी रख ले रंगीले, मोरा जो बन गिरवी रख ले रंगीले, मोरा जो बन गिरवी रख ले रंगीले, मोरा जो बन गिरवी रख ले। तू तो साहेब मेरा महबूब इलाही, सारे चुनरिया पिया की पगरिया, हमरी चुनरिया पिया की पगरिया, अरे हमरी चुनरिया पिया की पगरिया। दोनों बसंती रंग दे रंगीले मोहे दोनों बसंती, मोरे आजा निजाम मोहे दोनों
जिसकी चूदर रंग दियो सो धन धनवा के भाग आग रंग है तो ऐसो रंग और नहीं देखी तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग मैं नहीं कहता कि ऐसा रंग दे मैं नहीं कहता कि ऐसा रंग दे तेरी मर्जी पर हो जैसा रंग दे मर्जी पर हो जैसा रंग दे ऐसे वैसे रंग का हाइल नहीं हरगिज़ हूँ मैं ऐसे वैसे रंग का हाइल नहीं हरगिज़ हूँ मैं जिसमें कुछ तेरी झलक हो मुझको वैसा रंग दे मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही मैं तो ऐसो रंग और महबूबे इलाही मैं तो ऐसो इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
मैंने 22 साल नशा किया। 11th क्लास में था जब मैंने ड्रग्स शुरू करी। दिन में क्या रात में क्या, मेरे को जैसे मेरी आंख खुलती थी मेरे को नशा चाहिए था। बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी पूरी। मैंने अपने बच्चों को अपने सामने बड़े होते देखा ही नहीं। कुछ भी बुरा से बुरा काम करवा देते हैं ये चीज। कुछ हद तक मैं जिम्मेदार हूँ अपने माता पिता की मौत का। मेरा पूरा करियर ही तबाह हो गया। इस नशे ने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है मेरे पास? कुछ भी नहीं है। कहने को घर है, सिर्फ नाम को है तो नहीं। सुनिए आपने लोगों की बातें, न रिश्तों का ख्याल न खुद का। हर किसी ने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों तबाह कर ली। किसी ने अपने ही माता पिता पर हाथ उठाया तो किसी ने पूरी जिंदगी नशे की खुमारी में ही बिता दी। इन सब ने जिंदगी की शुरुआत हमारी और आपकी तरह ही की थी, लेकिन जिंदगी के सफर में इन्होंने वो राह चुन ली जिसने इन्हें तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया। वो राह थी नशे और बुरी लत की। नशा चाहे शराब का हो, ड्रग्स का, लत चाहे जुए की हो या फिर इंटरनेट की, नतीजा एक ही होता है, बर्बादी। अपनी और अपनों की बर्बादी। हम सोचते हैं कि नशा करने वाला इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि नशे की आदत एक बीमारी है और इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज की जरूरत पड़ती है। नशे में फंसा इंसान खुद तड़पता तो है, लेकिन चाहकर भी अपनी इस लत को छोड़ नहीं पाता। क्या होता है एक नशेबाज का दर्द, क्या होते हैं उनके एहसास और क्या है किसी भी लत से बाहर निकलने का रास्ता, आज हम जानेंगे खुद उन्हीं से जो कभी खुद थे नशेबाज। नशा एक इंसान से कितनी घिनौनी हरकतें करा सकता है, संजय इसकी एक जीती जागती मिसाल है। जुआ उनकी जिंदगी का पहला नशा था और नशे की इस दौड़ में वो गैम्बलिंग के बाद कब शराब और ड्रग्स का शिकार बन गए उन्हें भी पता नहीं चला। इसके बाद के 15 साल किस अंधेरे में गुजर गए ये तो संजय भी नहीं जानते। हाँ, नशे को पूरा करने के लिए उन्होंने किन खौफनाक हदों को पार किया है उन्हें याद कर वो आज जरूर कांप उठते हैं। संजय, नशे की शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत छोटा था और उस समय कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैं बाहर आकर्षित होता था। तो सबसे पहले मेरे को अपने घर से थोड़ी दूर लड़के दिखते थे जो जुआ खेलते रहते थे और साथ में शराब पीते थे। मेरे को वो आकर्षण खींच के ले गया और मैं धीरे धीरे जुए की लत में पड़ गया। मेरे को बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं 16 साल का था तो कैसीनोस का पता लगा और पहली बार मकाओ कैसीनो में जुआ खेलने गया। घर में इतना पैसा था आपके पास? हाँ, घर में इतना पैसा था। मेरे फादर कुवैत में थे तो हर समय छूट मिली रहती थी। तो एक ट्रिप बनाकर मकाओ गए, ये किसी को नहीं बताया कि जुआ खेलने जा रहे हैं, और वहां पर उन कैसीनोस को देख के बहुत एक हाई मिलती थी, ऐसा लगता था आई एम डिफरेंट। एक दिन मैं वहां पर 10-11 लाख रुपया हार गया जो काम के हिसाब से लेके गए थे। लेकिन वो लत मेरे को लगता था कि मैं अब नहीं खेलूंगा, लेकिन दोबारा पहुंच जाता था वहां पे। तो धीरे धीरे चोरियां चालू हुई, घर पे चोरी चालू हुई, मांगना चालू हुआ, रिश्तेदारों से मांगना चालू हुआ। मेरी सिस्टर्स बड़ी थी, उनसे मांगना चालू हुआ। उन लोगों को पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या हो रहा है। पढ़ाई इफेक्ट हो रही थी। मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, क्रिकेट छूट गई, मेरे स्पोर्ट्स छूट गए, एक्सरसाइज छूट गई, सब कुछ छूटता चला गया और जुआ बढ़ता चला गया और उसके साथ साथ परिणाम बढ़ते चले गए। और एक टाइम ऐसी आ गई कि जब वो परिणाम झेलने की क्षमता नहीं रहती थी तो साथ में शराब चालू हो गई। वो 1 से 2 हो गया और अब शराब के परिणाम होने चालू हो गए कि जब शराब ज्यादा हुई तो जुआ कम होता चला गया, शराब ज्यादा चालू हो गई। ट्रक बेचे हैं आपने घर के? उस टाइम पे मैंने अपने फादर को कहा कि अब मैं बिजनेस करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे फ्रेंड की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी काफी बड़ी, तो यही डिसाइड हुआ कि ट्रक्स खरीद देते हैं इसको। तो मेरे को उन्होंने ट्रक्स दिला दिए। अब मेरी शराब इतनी बढ़ चुकी थी, ट्रांसपोर्ट में बैठना, पूरे दिन शराब पीते रहना। शाम की शराब सुबह से चालू हो गई और वो लॉस ऑफ कंट्रोल कब इतना तगड़ा हो गया कि मेरे को यही नहीं पता लगा कि मैं अब कब सुबह पीने लगा। एक टाइम ये आ गया था कि मैंने दोनों ट्रक बेच दिए और घर वालों को यही बताता रहता था कि आज कलकत्ता गया हुआ है ट्रक, आज बॉम्बे गया हुआ है ट्रक। 6 महीने तक यही सब चलता रहा। तब घर पे थोड़ा थोड़ा खुलना चालू हुआ। तब मैं शराब से परेशान हो चुका था। पैसों के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस हद तक गिर चुके हैं?
सारी हदें पार करी हुई हैं एडिक्शन में। घर में चोरी, बाहर चोरी, छीना झपटी, संगत जो एक सोशल स्टेटस था वो बिल्कुल सड़क छापों के साथ हो गया था। झुग्गियों में बैठना, वहां पर बैठ के पीना, क्योंकि उस टाइम सिर्फ ऑब्सेशन पीने का होता था। शराब के लिए माँ की चूड़ियां उतरवाई थी। जब स्मैक पीनी चालू करी तो शराब ऑटोमेटिकली बंद हो गई, क्योंकि शराब में मजा आना बंद हो गया और स्मैक में मजा आने लगा। फिर फर्स्ट टाइम जब मेरे को नहीं मिली तब मुझे पता लगा कि इसके विड्रॉल्स बॉडी के अंदर कितने तगड़े होते हैं। ना मेरे से उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, आंख से पानी, नाक से पानी, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, आई मीन यू नेम इट, द विड्रॉल्स वर देयर। तब मेरे को पता लगा ये कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन उसका कंपल्शन इतना तगड़ा था कि मैं बिल्कुल पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था कहां मिलेगी। और मेरी कैपेसिटी दिन में 5 ग्राम पीने की थी, तो मेरे को 86 में 1500-2000 रुपए रोज चाहिए होते थे। मेरी मदर मेरे से बहुत ज्यादा इमोशनल थी। वो उस टाइम पे भी मुझे आज याद है कि 30-35 हजार रुपए इधर उधर से करके मेरे को दे दिया करती। मेरे को वो भी कम पड़ते थे। मेरे फादर बाहर थे और उन्होंने मेरी मदर को तंगी कर दी जब उनको ये पता लगा कि अब तुम किसी कीमत पे पैसे नहीं दोगी। तो मैं अपनी एडिक्शन की नीचता पे आना चालू हो गया। उनकी चूड़ियां निकाल के ले गया, जबरदस्ती ले गया, उनके गले से चेन उतार ली। लेकिन उस टाइम कुछ बिल्कुल फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस नम हो जाते हैं। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी और उनका बेटा नहीं है, कोई नहीं था, तो मैंने ही जाकर वो सारे क्रियाक्रम करना था। लेकिन मैं टोटल नम था। डेड बॉडी रखी हुई है, बाथरूम में घुस गया। 2 घंटे पहले मैंने स्मैक पी, जो 10 बजे बॉडी लेके जानी थी। इतना भी अंदर फीलिंग नहीं थी कि डेड बॉडी रखी हुई है। फादर के साथ भी मिसबिहेव किया है। फादर आते थे, बहुत समझाते थे, जिनके आगे मैं कभी आंख ऊपर नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बीमारी है, ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने उनकी बात को हंस के टाला। वो किसी चीज पे मेरे से नाराज हुए और मैं उनसे इस तरह से हाथापाई पे उतारू हो गया कि मेरे को किसी भी कीमत पे पैसे चाहिए, नहीं तो पूरी हाथापाई, गाली गलौज तक चालू हो गई थी। वो एक बहुत बुरा सीन था मेरी लाइफ का और उसका मेरे को भी बड़ा गम हुआ। कई बार मन में ये कसक उठती होगी कि काश माता पिता कुछ साल और जिंदा रहते और ये खुशी भी देख लेते कि जो बेटा नशे के अंधकार में डूबा हुआ था वो कैसे ठीक हुआ। लगता था, बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन ये चीज मैं यहां पर जरूर बोलना चाहता हूं कि एक एडिक्ट के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कुछ नहीं होता। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। एक एक चीज, एक एक मिनट उनकी ब्लेसिंग्स मैं फील कर पाता हूं। वही मेरे को खुश रखते हैं, वही ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज जो कुछ भी मैं हूं सब उसी का नतीजा है। उधर देखिए सर। हेलो बंटू, कैसे हो? पुरानी बातों को याद करके याद आता है कि जब तुम खुद एक एडिक्ट थे तो किस तरीके से मम्मी डैडी के साथ रह के उससे निकले हो। और बहुत दफे ऐसा भी हुआ कि छोटी मोटी प्रॉब्लम सामने आई। कई बार तुमने मम्मी को भी ये कहा कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। तो उन सारे फेजेस को ओवरकम करके जिस फेज से आज तुम आए हो और इतने लोगों को, एडिक्ट्स को तुम ट्रीट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। This is my younger sister. इनको भी बहुत सताया अपने बहनों को, 5 को। I have 5 sisters. ये बात कब समझ में आई कि अब ऐसे नहीं होगा, ये बीमारी है और इसका इलाज होना है? बहुत सारे लोग हमारे देश में बात समझ नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये समझ में आया जब मैं रिहैब में अपने ट्रीटमेंट के लिए गया, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे काउंसलर को जाता है कि उसने इस बात को मेरे दिमाग में इतने अच्छे से बिठाया कि ये एक बीमारी है, इमोशंस की बीमारी है, थॉट्स की बीमारी है। शुरू में मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मुझे लगता था नशे की बीमारी है। लेकिन वहां पता लगा कि नशा मैं जो करता हूं वो तभी इस बीमारी को ट्रिगर मिलता है जब मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता। वो मैंने देखा जिंदगी में कि नशा मेरे जीवन में जिस टाइम आया उससे पहले भी ये बीमारी मेरे जीवन में थी और वो मेरे एक्शंस में दिखती थी। सो डिससैटिस्फैक्शन मेरा बीमारी का ट्रिगर पॉइंट है। आज भी मैं डिससैटिस्फाइड होता हूं, जैसे मदर फादर नहीं है
तो जब डिससेटिस्फेक्शन होता है मैं एक लो फीलिंग में चला जाता हूं। वो लो फीलिंग अगर मैं हैंडल ना करूं रिकवरी के तरीके से, वो मेरे को नशा करा सकती है। लेकिन क्योंकि आज मुझे पता है कि ये लो फीलिंग बीमारी का हिस्सा है, तो मैं बचने वाले कार्य करता हूं। संजय, अब आज आप खुद रिहैब चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमें लगातार फोन आते हैं कि अगर घर में कोई एडिक्ट है, लोग समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, उसको कैसे हैंडल करें। कई बार तो फैमिलीज ही कहने लगती है कि इससे अच्छा तो मर जाए तो बेहतर है। आप उन सारी फैमिलीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे ठीक किया जाए उस एडिक्ट को? देखिए, मैं सारी फैमिलीज को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि एडिक्शन एक बीमारी है और ये एक फैमिली डिजीज है। फैमिलीज ज्यादातर ये सोचती हैं कि एडिक्ट बीमार है और उसका इलाज कराया जाए, और उसको इलाज की जगह डाल के वो भूल जाते हैं कि क्योंकि ये एक फैमिली पारिवारिक बीमारी है, फैमिली भी सिक हो चुकी है, तो फैमिली को भी अपने इमोशंस का इलाज कराना पड़ेगा। एडिक्ट ठीक होना चाहता है, एडिक्ट इलाज करा रहा होता है, लेकिन फैमिली अपने तौर तरीके नहीं बदलती। वो उन्हीं इमोशन से उनको हैंडल करना चाहते हैं, उन्हीं तौर तरीकों से। वो ठीक होके बाहर आता है तो उनकी फ्रस्ट्रेशंस, उनके दबे हुए इमोशंस, क्योंकि अब नशा नहीं कर रहा वो, तो उनको लगता है अब इसका नंबर लगाना चाहिए, वो उधर से स्टार्ट हो जाता है, वो एक रिलैप्स का कारण बनता है। बिल्कुल, हम लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि एक नशेबाज कितना लाचार, कितना असहाय होता है। हमें लगता है कि वो चाहे तो ठीक हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसका चाहना ही सब कुछ नहीं होता। उसे आपकी मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है, उसे आपके सहारे की जरूरत है, और ये सहारा उससे मत छीनिए। बोलने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं बोलूं कैसे कि मेरी माँ ने मेरे पैर भी छुए हैं कि इस चीज को छोड़ दे बेटा। उस समय नहीं आता था समझ में, पर आज समझ में आता है। शिक्षा में क्रांति के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। कैसे होगा एजुकेशन रेवोल्यूशन? प्रधानमंत्री को शिक्षा मंत्री से ये हर साल पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एजुकेशन क्यों नहीं हर राज्य में इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो? समझना थोड़ा मुश्किल है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हिंदुस्तान में इजाजत नहीं देते। प्राइमरी एजुकेशन उसको एफिशिएंट बनाए, ये समझने की कोशिश करिए कि जहाँ पे भी लोग फीस चार्ज कर रहे हैं मुनाफा हो रहा है। परिवर्तन शुरू बेस प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो एक काम है जो प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इन वक्त पर ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, आतिशे दोज़ख में ये गर्मी कहाँ,
नशे की प्यास जब उठती है तो इंसान को जानवर तक बना देती है। इस बात को नितिन से बेहतर कौन समझ सकता है। नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का ओहदा। वो दिन याद कर नितिन की आंखों में खुशियों की किरण चमकती है तो अगले ही पल कुछ याद कर उनकी आंखों में बेचारगी झलक उठती है। अफीम की लत के आगे बेचारे ही तो हो गए थे वो लत जिसने एक सब इंस्पेक्टर को लुटेरा और पॉकेटमार बना दिया। वो नशा जिसकी वजह से वो खुद अपना ही खून बेचने लगा था। क्या इससे ज्यादा मजबूर कोई हो सकता है? नितिन, कब लगी ये लत? मुझे ये एडिक्शन स्टार्टिंग हुआ था 2003 में। मैं उस समय तकरीबन 14 या 14.5 साल का था या 15 साल का होऊंगा। स्टार्टिंग हुई थी अल्कोहल से, उसके बाद आगे चरस, फिर उसके बाद में अफीम, फिर लास्ट जाकर मैं स्मैक पे। स्मैक मैंने तकरीबन 6.5 साल पिया। आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी में क्या दिखता है? अंदर से कुछ होता है, काफी फील होता है कि मतलब कहाँ था मैं, कहाँ मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल प्लेयर था मैं। और पहले जब गेम खेलता था तो सब जगह इज्जत थी, एक नाम था, पहचान थी। और धीरे धीरे फिर जब नशा करने लग गया, यूजिंग टाइम चलता रहा, तो उन चीजों से हटता गया अपने आप। ना गेम में इंटरेस्ट रह गया, ना फैमिली में, तो सब धीरे धीरे हाथ से चला गया। जॉब खुद छोड़नी पड़ी, तो वो चीजें देखता हूँ तो काफी अंदर से हर्ट होता है। अपने बास्केटबॉल के दिनों की कुछ बातें बताइए। देश विदेश में सब जगह खेला है आपने? इंडिया में हर जगह, और इंटरनेशनल खेला वो भी इंडिया में ही हुआ था। उस दौरान क्या होता था कि विदाउट, धीरे धीरे चलते चलते मेरी ऐसी हालत हो गई, विदाउट ड्रग्स मैं खेल नहीं पा सकता था। सांस फूल जाती थी, विड्रॉल सिम्टम्स में खेला नहीं जाता था बिल्कुल। तो उसको गेम को चलाने के लिए भी मेरे को ड्रग्स लेना जरूरी हो गया था। अगर मीनवाइल मेरा ड्रग्स खो जाए या कुछ हो जाए तो मैं जहाँ पे हूँ, मुझे उस जगह भी पता नहीं है कहाँ मिलता था, मैं वहां से दिल्ली आता था लेके फिर वापस जाता था। तो जाहिर सी बात है लोगों को पता चलने लगा होगा आपके साथ, जो दूसरे प्लेयर्स होंगे या टीम जब तक मैं खेल रहा था और जब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, रिजाइन नहीं किया था, तब तक कुछ शक था मेरे साथ के प्लेयर्स को, कुछ के गलत करता है। मुझे वहां पे जॉब में बनाया गया, मतलब जो हमारा मैस होता है उसका इंचार्ज बनाया गया, तो उसका सारा बिलिंग सिस्टम मैंने करना होता था। मैंने उसमें भी घपले किए, उसमें भी पैसे निकाले। तो थोड़ा मेरे उस समय इंक्वायरी आई मेरे ऊपर हल्की सी। अगर मैं खुद वहां से जॉब नहीं छोड़ता तो मेरे को वहां से मतलब निकाल देते तो सारी जिंदगी कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद में खुद ही इसलिए रिजाइन कर दिया था। अब अगर आपकी फैमिली की बात करूं, घर परिवार की, जब पता चला उनको तो बहुत बड़ा सदमा लगा होगा माता पिता को? मेरे माता पिता को जब मैं जॉब पे था उस समय पता चला तो काफी उनको हर्ट हुआ। एक बार नशे की वजह से ही झगड़ा हुआ मेरा, घर पे भी और बाहर भी। उसमें शायद मेरी जान चली जाती मामूली था। तो मेरे बड़े भाई ने उस दिन, मैं होश में तो नहीं था, मुझे एक छोटी सी बात ध्यान है, उसने मुझे बोली थी कि मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, अपाइज बना दूंगा इसको, सारी जिंदगी घर में बैठा के खिला सकता हूँ पर अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। उधर देखिए। नितिन, तो हमें बहुत परेशान करा। पहले तो हम इतने परेशान थे, तो हमने बहुत ज्यादा परेशान करा था। तेरे